I want to know who has written the script. The person is fired. Fired immediately. अच्छी बातें लिखी है, अच्छे दिन वाले. Good, thank you. टेक करेंगे. दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉफ़ी कॉमर्स और कहानियाँ के आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड को बनाने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई कहानी नहीं मिल रही थी, कोई स्टोरी नहीं मिल रही थी जो आप लोगों को इंटरेस्ट करे। सो आई हैव बीन थिंकिंग ऑल डे। लकीली जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रही थी तो मुझे एक धांसू स्टोरी मिली। अब स्टोरी है एक बुजुर्ग कैब ड्राइवर की। ये वही साहब हैं जो मुझे आज ऑफिस से घर लेके आए थे। अब ये कहानी उनकी है, उनके लाइफ की है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी लाइफ के ऊपर ये स्टोरी बनाई जाए, ये कहानी बनाई जाए। काफ़ी स्ट्रगल है उनके लाइफ में। वो कैब चलाते हैं और जो गाड़ी उन्होंने ली है वो इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है। उनको मंथली 15,000 रुपीज़ सिर्फ अपनी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। जो बचता है उससे बड़ी मुश्किल से 3 लोगों का परिवार चलता है। जवान जहान बेटा है जिसके पास MBA डिग्री है, लेकिन 2 साल से कोई नौकरी नहीं मिली है उसको। सो देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ इन्फ्लेशन की मार ऑन दी स्मॉल परिवार। लेकिन मुझे फिर लगा कि इस स्टोरी में आपको या मुझे क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रगल, देयर इज सो मच ऑफ टॉक अबाउट इन्फ्लेशन इन दिस स्टोरी। शायद ये हम लोगों को अपील ना करे, तो मैंने सोचा इसको हटाते हैं और हम बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। अच्छी चीज़ें जैसे कि AI समिट, अच्छी चीज़ें कि हमारा GDP, अच्छी चीज़ें जैसे कि इन्फ्लेशन का डाउन होना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि अच्छे दिन जो आ चुके हैं हमारे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इस अच्छे दिन के ऊपर ही हमने आज सारा अपना स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और हमारी पूरी स्टोरी है अच्छे दिन के ऊपर। सो स्टार्टिंग ऑफ विद दी अच्छे दिन। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जैसे इंक्रीज्ड रोड कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेस कॉरिडोर्स, expansion of metro rails, collapsing bridges, crumbling flyovers leading to accidental deaths. Who has put this in the script? किसने लिखा ये स्क्रिप्ट? यही नहीं, अभी और सुनिए। Anyway, moving on. Financial inclusion through PM Jan Dhan योजना, जहां 30 करोड़ इंडियंस को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम मिल चुकी है और साथ मिला है डिस्पाइट द नो मिनिमम बैलेंस रूल, बैंक्स हैव लेवीड ATM चार्जेस, ऑपरेशन एंड पुअर इंफ्रा हर्डल्स इन रूरल एरियाज, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स ऑन बैंक्स, हाई डॉर्मेंसी एंड लो यूसेज ऑफ अकाउंट्स. Who has written this script? I want to know who has written this script. The person is fired. गजब बेइज्जती है. Sorry, moving on. Digital transformation, high adoption of digital payments, making cashless transactions common, and tracking of your digital financial footprint with every transaction you make. Cut. Can someone pass me the other script, please? हाँ, जिस पे अच्छी बातें लिखी है, अच्छे दिन वाले अच्छी बातें। यार लाओ जल्दी करो. हाँ, give me the script. Thank you. ये this is the right script. अच्छी बातें लिखी है, अच्छे दिन वाले. Good, thank you. टेक करेंगे? Great. तो जैसा कि मैं बता रही थी, अच्छे दिन आ चुके हैं और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ. इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन लास्ट ईयर तक था 5.1%, वो आज कम होके हो गई है सिर्फ 2.7%. यानी देयर हैज बिन अ डी इन्फ्लेशन या फिर डिस इन्फ्लेशन ऑफ 2.4%. अच्छे दिन है कि नहीं, अच्छी बातें हैं कि नहीं, आप ही बताइए. दूसरा है द GDP which is at 8.2% and reduction of 0.04% in rural and urban divide. अब ये रूरल एंड अर्बन डिवाइड क्या है? जो इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में 2.73% है, वो अर्बन एरियाज में सिर्फ 2.77% है. यानी देयर इज अ स्टॉक डिफरेंस ऑफ 0.04%. अच्छे दिन है और एक्स्ट्रा 2A भी है. ये 2A भी कहां से आया? सब कुछ है, बस हमको नहीं दिखता है. एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हिच इज आवर कंट्री. यस, हमारे देश की 50% जनता की पर कैपिटा इनकम यानी सालाना आय है 70,000 से लेके 1 लाख के बीच. यानी मंथली दे ग्रोसली अर्न अराउंड 8,000 रुपीज अ मंथ. इसके बाद जो कैटेगरी आती है उनको कहा जाता है द अपर एंड ऑफ द लोअर मिडिल क्लास. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. एंड दे रेंज बिटवीन 10 to 20% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि कम से कम 30 करोड़ जनता है.
जिनकी सालाना आय है 1.88 लाख टू 2.05 लाख पर एनम, और इनको पॉपुलरली कहा जाता है द लोअर मिडिल क्लास और द एस्पायरिंग क्लास। जी हाँ, ये उसी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स हैव टच्ड a record high that has further impacted inflation by roughly 4.8%. इसके अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ कॉस्ट शोज इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4 to 5%, जो कि हेडलाइन एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अब ये 4 to 5% पिंच मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को किस लिए लग रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला रीजन, प्लूटोक्रेटिक बायस ऑफ स्क्यूड CPI यानी कंज्यूमर परचेजिंग इंडेक्स। अब ये प्लूटोक्रेटिक बायस क्या है, इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। इसका सिंपल मतलब है ज़्यादा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ और नंबर इधर उधर करो। कैसे? वो ऐसे कि when we talk about consumer purchasing index and about plutocratic bias in consumer purchasing index, यहाँ पे क्या होता है, जो अपर इनकम ग्रुप है या फिर जो हाई इनकम ग्रुप है, वेल्दी क्लास है, उन लोगों की परचेजिंग पावर को ज़्यादा दिखाई जाती है, और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनकी परचेजिंग पावर को नमक मिर्च लगा के छुपा के दिखाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज यू आर शोइंग दैट मेजॉरिटी ऑफ योर कंट्री इज एबल टू अफोर्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बेसिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो आपकी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है ही। इन्फ्लेशन कहाँ बढ़ रहा है? इट्स वेरी इजी टू स्क्यू द नंबर्स। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, आप और मैं दोनों जाते हैं हमारे नुक्कड़ के किराने की दुकान में। अब आपको भी तेल खरीदना होता है, मुझे भी तेल खरीदना होता है, आपको भी पल्सेस खरीदने होते हैं, मुझे भी पल्सेस खरीदने होते हैं। आपकी सालाना इनकम, या फिर चलो आपकी मंथली इनकम मान लेते हैं, आपकी मंथली इनकम है 80,000 रुपये, वहीं मेरी मंथली इनकम है 8,000 रुपये। अब आप जब तेल का एक पैकेट खरीदते हो 1 लीटर का, या फिर 1 किलो दाल खरीदते हो, तो आपको शायद वो पिंच महसूस नहीं होता है, क्योंकि तेल और पल्सेस के दाम तो बढ़े हुए हैं। वहीं जहां मेरी आमदनी सिर्फ 8,000 रुपए है महीने के, अगर मुझे 100 रुपए लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है या फिर 80 रुपए किलो दाल खरीदनी पड़ रही है, तो मेरे जेब में तो इट्स बर्निंग अ होल, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 8,000 का इनकम है। उसमें मेरे को मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखने हैं, फूड एक्सपेंसेस भी देखने हैं, बाकी सब कुछ उसी में मैनेज करना है, घर का रेंट, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, ये वो पता नहीं क्या क्या। सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस कि आप जिस चीज़ को, एक कमोडिटी की प्राइस वही होती है, एसेंशियल कमोडिटी की प्राइस भी वही है, लेकिन परचेजिंग पावर इक्वल नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी बेस्ड ऑन योर अर्निंग्स। दूसरा बड़ा रीजन है आउटडेटेड डेटा। फरवरी 2026 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2012 को बेस ईयर मान के चल रही थी, यानी 2012 में आपको जिन कमोडिटीज़ की या फिर जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी जो प्राइसिंग थी, उसके हिसाब से एक एवरेज निकाल के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता था। कम फरवरी 2026 मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक बड़ा मेजर लिया, एंड दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम 2012 फ्रॉम बीइंग द बेस ईयर टू 2024 बीइंग द बेस ईयर। यानी अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मॉडर्नाइज्ड है, जो इस ज़माने में रेलेवेंट है, उन लोगों को फैक्टर किया गया है, एंड दे हैव इंक्रीज देयर बास्केट फ्रॉम 299 टू 358 आइटम्स। Don't get into those maths. इनमें काफ़ी सारी मॉडर्न आइटम्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि OTT कॉस्ट, पेट फूड, आपके जिम का मेंबरशिप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विच वॉज नॉट द केस बिफोर Feb 2026, which is why the inflation rate is considered to be skewed and not appropriate by a lot of critics. और ये सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि you know it all, then let me tell you there is more. There is free and real cost of services. अब free and real cost of services क्या है, चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा है the flawed data। अब डेटा में क्या फ्लॉ है, इसको समझते हैं। गवर्नमेंट इंडेक्स में फ्री और सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आंकड़ों को यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस। यानी अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में अपने बच्चे को पढ़ाते हो, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हो एट्सेट्रा, इन सबको ज़्यादातर फैक्टर नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडाइज्ड और फ्री जो गवर्नमेंट स्कूल्स और अस्पतालों की जो फैसिलिटीज़ उसको ज्यादातर कंसिडर करती है टू कैलकुलेट इट्स बेस एवरेज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा फ्लॉ है which leads to further discrepancy in calculating the
इन्फ्लेशन और कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन एक्यूरेटली। दूसरा बड़ा रीजन है द रेंट लैग। अब ये रेंट लैग क्या है? पहले बेस ईयर 2012 को लेके चल रहे थे टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन एवरेज। उस वक्त रूरल रेंट जो होता है, रूरल रेंट को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसको एवरेज कैलकुलेशन का हिस्सा ज्यादातर नहीं बनाया जाता था। बट विथ द ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग ऑफ द बेस ईयर मूविंग टू 2024, अब क्या होगा? अब ये जो रूरल रेंट है इसको बेस एवरेज में कैलकुलेट किया जाएगा, यानी रूरल हाउस रेंट विल नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द बेस एवरेज। रूरल हाउस रेंट को कैलकुलेशन में लेने के बाद भी एक डेंट अभी भी रह जाता है, that is the 20 to 40% rent spike in urban cities like Bengaluru, like Hyderabad, like Delhi and like Mumbai. इसको सही तरीके से अगर कैप्चर नहीं किया गया, then the base calculation will still remain incorrect. Now let's talk about the elephant in the room, youth unemployment. आज के डेट में youth unemployment in our country is at 14.7%. हालांकि हर स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इवन या इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, केरला जैसे हाई लिटरेसी स्टेट में आज के डेट पे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ एट 29 to 30%। वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे यूनियन टेरिटरीज में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हवर्स बिटवीन 33% to 36%। फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन रेट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, women unemployment, weak healthcare system, weak educational policies, उसके साथ the disparity of earning and spending in the cost of living has created a big dent in our Indian economy. But people still think that अच्छे दिन आ चुके हैं। इन सब के अलावा भी there are global political issues जिन पे शायद हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। One of which is the growing trade gap between इंडिया एंड चाइना। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ शिफ्ट क्या रंग लाने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए, इट इज़ ओनली फॉर टाइम टू टेल। शायद आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारे ही देश में कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए लोन्स पे डिपेंडेंट है। उन पे कर्जा इतना बढ़ चुका है that their lives are surviving on paying back their debts that they would have probably taken to meet the daily essentials. ऐसी सेविंग्स को उनको तोड़ना पड़ा है, ऐसे लोन्स लेने पड़े हैं ताकि उनके बच्चों की एजुकेशन चलाई जाए, ताकि उनकी फैमिली के हेल्थ केयर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट किया जा सके। या फिर कभी कभी लोन्स, सेविंग्स को लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो इस एक्सपेंसिव मार्केट में अफ्लोट रह सके, सर्वाइव कर सके। दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। तो ये था हमारे देश का ट्रू पिक्चर, ये है हमारी इकोनॉमी का सही आंकड़ा, सही पिक्चर, जो शायद आपको गवर्नमेंट ना दिखाए, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं कभी उनसे बात करके देखिए, आपको रियलिटी और फील गुड मिरर इमेज में फ़र्क पता चल जाएगा। नाउ लेट मी सर्कल बैक टू माई स्टोरी। जिस कहानी से मैंने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, मैं चाहती तो आपको एक बार में ये कहानी समझा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन किसी की दुख भरी कहानी शायद आपकी आंखें नहीं खोलती, शायद आपको इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे कुछ हार्श रियलिटीज़ आपको बतानी पड़ी ताकि आपकी भी आंखें खुलें। ये सिर्फ जो साहब मुझे आज कैब में लेके आए थे उनकी कहानी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं मेरे आसपास, आपके आसपास, जो फिलहाल या फिर शायद हम खुद जो इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम सवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझते। गवर्नमेंट ने आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, जैसे बड़े बड़े ग्लोबल समिट, इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ के इनॉग्रेशंस, फैंसी ऑफिसेस और बहुत कुछ है। लेकिन वहीं ये इंडिया भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इन्फ्लेशन इज स्काईरॉकेटिंग, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इज कोलैप्सिंग, जहाँ पे एजुकेशन इज एक्सपेंसिव। ये बेसिक राइट्स हैं। मैं चाहूंगी कि जिन बातों पे हमने आज डिस्कस किया, इन पे आप गौर करें और सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका हक है। आज सवाल पूछ सकते हैं, कल शायद आपको ये मौका भी ना मिले। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।